हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए ये रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना है। सपोज करो हमारे पास है मिस्टर ए। मिस्टर ए की एनुअल टर्नओवर है 19 लाख। ठीक है, कितनी है? 19 लाख हमारी एनुअल टर्नओवर है। अब आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन चैप्टर याद हो तो उसमें हमने देखा था कि हमारी रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड जो होती है वो 20 लाख होती है। किन्हीं स्टेट्स में 10 लाख भी होती है, किसी किसी स्टेट में 40 लाख भी होती है, लेकिन एज ऑफ नाउ एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 20 लाख वाले क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। इनकी टर्नओवर थी 19 लाख, तो इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इनकी क्या हुआ, 2 महीने बाद इनकी टर्नओवर हो गई 21 लाख। 1 लाख से एक्सीड कर गई। अब इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनकी टर्नओवर सिर्फ 1 लाख से एक्सीड करी, 1 लाख से टर्नओवर एक्सीड करी और इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे क्या दिक्कत है मैम, ले लेंगे रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो ना तो आपके ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेज आ जाते हैं। जैसे हर मंथ आपको मंथली रिटर्न जीएसटी की फाइल करनी पड़ती है, ईयर एंड पे आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जितने हर आपको बिल पे अपना जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है, आपको आईटीसी लेना पड़ता है जो आप परचेज करते हो। तो इतनी सारे कंप्लायंसेज आ जाते हैं आप लोगों के ऊपर। तो अब मिस्टर ए गवर्नमेंट से कहेंगे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट टर्नओवर तो मेरी सिर्फ 2 लाख से बढ़ी है और आपने मेरे ऊपर इतने सारे कंप्लायंस डाल दिए। ये 1 लाख एक्सीड करने की वजह से आपने मेरे ऊपर इतने सारे कंप्लायंस डाल दिए। इससे ज्यादा तो मेरे सीए की फीस है जो मुझसे मेरी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। इतना तो मैंने अर्न भी नहीं करा जितना आपने मेरे ऊपर एक्सपेंसेस डाल दिए, कंप्लायंसेस डाल दिए। तो ऐसे जो मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनकी टर्नओवर जो होता है रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन स्टिल वो भी इतने बड़े बिजनेस ओनर्स नहीं है कि उनके ऊपर इतने सारे कंप्लायंस डाले जाए। उनके लिए गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन लेके आई है। एक रिलैक्सेशन लेके आई है, उस रिलैक्सेशन को कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। रिलैक्सेशन किस फॉर्म में लेके आई है? एक स्कीम के फॉर्म में, जिसे कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। अब देखते हैं। देखो, जीएसटी में जनरली क्या होता है, जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जिनकी जो टर्नओवर होती है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड है वो भी क्रॉस नहीं करती, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते हैं। जो हमारे मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम लेना प्रेफर करते हैं, और जो हमारे बिग साइज बिजनेस ओनर्स होते हैं वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेते हैं। देखो, जीएसटी में ना ये स्मॉल साइज वाले भी और मीडियम साइज वाले भी चाहे तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली ये होता है लेने को कोई भी स्कीम ले सकता है। अब ये जो मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं ये कंपोजिशन स्कीम लेना प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंपोजिशन स्कीम में है उसमें जो कंप्लायंसेज होते हैं वो नॉर्मल स्कीम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, जो कंप्लायंसेज होते हैं वो हमारे कंपोजिशन स्कीम में कम होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। कंपोजिशन, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कंपोजिशन स्कीम में जो हमारे कंप्लायंसेज होते हैं वो कम होते हैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा कंपोजिशन स्कीम जो भी ऑप्ट करते हैं वो अपने बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं। वो अपने बिल में जीएसटी ऐड नहीं करते हैं, वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। जो जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन्हें अपनी परचेजेस पे आईटीसी नहीं मिलता है। सपोज करो हमारे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने हमारे कंपोजिशन स्कीम ली है। अब वो जो भी परचेज करके आएंगे, परचेज पे आपको पता है परचेज पे जो हम टैक्स पे करते हैं उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी जो है वो मिलता नहीं है, जो भी कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन्हें आईटीसी नहीं मिलता है। अब ये जो कंपोजिशन स्कीम है ना ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो अगर मीडियम साइज बिजनेस ओनर है वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, अदरवाइज वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल स्कीम है, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी में जो हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है वो स्टेट वाइज मिलता है, लेकिन एक पैन नंबर पे मिलता है। सपोज मेरा पैन नंबर है और मेरी 3 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है मेरी दिल्ली में, एक नागालैंड में, एक गुजरात में। तीनों अलग अलग स्टेट में है, तो मुझे तीनों अलग अलग स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, लेकिन तीनों रजिस्ट्रेशन लिंक होंगे मेरे पैन नंबर से। पैन नंबर पर रजिस्ट्रेशन मिलता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलता है। ठीक है, अब सपोज करो मेरी जो दिल्ली ब्रांच है वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, मेरी गुजरात ब्रांच भी कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो मेरी ब्रांच नागालैंड में है ना वो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पे कंपोजिशन ले लूँ, यहाँ पे भी कंपोजिशन ले लूँ और यहाँ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लूँ?
क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपकी एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अगर मैं नागालैंड पे कंपोजिशन नहीं ले सकती तो मुझे इन दोनों में भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि इन दोनों में कंपोजिशन ले लेते हैं और इसमें नॉर्मल ले लेते हैं, नहीं। एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में मुझे आपको बताने हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो हमारी कंपोजिशन स्कीम चैप्टर है, इसमें हमारे ये सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट ट्रीट किया जाता है। इनके लिए जो हमारी कंपोजिशन स्कीम के रूल हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट डायरेक्टली ये नाम लिख देता है एग्जाम में, वो मेंशन नहीं करता कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये नाम याद हो। तो इनके लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है आप लोगों के लिए। मेमोरी टेक्निक है मेरी सानू TM3। सानू TM3। एस फॉर सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश। भैया यहाँ पे याद रखना आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। इंस्टीट्यूट बहुत बार अपने क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश लिख देता है और बच्चे गलती कराते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं देखा होता। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है। नागालैंड, उत्तराखंड TM3। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय सॉरी। तो सानू TM3 से आपको सारे याद हो जाएंगे। एस फॉर सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड, यू से उत्तराखंड, TM3 त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये 8 स्टेट्स हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा अलग होता है। अब चलते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ। अब हमें सबसे पहले पढ़नी है कंपोजिशन स्कीम 1, जो कि आती है सेक्शन 10(1) में। सेक्शन नंबर याद होता है तो ठीक है, कोई नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें टोटल 2 कंपोजिशन स्कीम पढ़नी है। मैंने नाम दिया यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम 1 पढ़ेंगे पहले हम, इसके बाद मैं आपको कंपोजिशन स्कीम 2 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन स्कीम 1 में क्या क्या आता है। कंपोजिशन स्कीम 1 की सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारी टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो लेस देन 1.5 करोड़ होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लेते हैं, देखो सपोज करो यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे हमारा करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर थी 1 करोड़ रुपीज, जो कि लेस देन है 1.5 करोड़ से। तो आप करंट ईयर में अपनी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। यस, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, लेकिन करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम तभी तक ले सकते हो जब तक आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करती है। सपोज करो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके साथ क्या हुआ, आपके पास सितंबर तक आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गई और मार्च तक आते आते आपकी टर्नओवर 5 करोड़ हो गई। तो जब तक आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट में थी सितंबर तक, तब तक तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते थे। लेकिन जैसे ही आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्रॉस करेगी 1.5 CR को, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी। अगर आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर मान लो 3 करोड़ होती तो आप इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि हमारी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 1.5 करोड़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो एग्रीगेट टर्नओवर में ना, पहले याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर इंडिया लेवल पे काउंट की जाती है, स्टेट लेवल पे नहीं देखी जाती। पूरे इंडिया लेवल पे देखी जाती है। जितने भी रजिस्ट्रेशन है अंडर द सेम पैन नंबर, एक पैन नंबर के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन है उन सब का टोटल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है सेम पैन के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब की टर्नओवर देखी जाएगी। उसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जाम सप्लाई भी आएगी और एक्सपोर्ट्स भी आएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपकी ब्रांच है दिल्ली में जिससे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। आपकी ब्रांच है नागालैंड में, वहां से आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई करते हो, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। है आप हरियाणा में आपकी ब्रांच है, वहां से आप पेट्रोल करते हो जो कि GST नहीं लगता, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, ये याद रखना। एग्रीगेट टर्नओवर में आपका सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, तीनों चीजें आएंगी। कोई एक्सपोर्ट करते हो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी। एग्जाम सप्लाई में फर्दर 3 चीजें आती हैं जो मैंने आपको पहले सप्लाई चैप्टर में पढ़ाई थी। क्या क्या आता है, होली एग्जाम, निल रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 3 चीजें आती हैं हमारी एग्जाम सप्लाई में। एग्जाम सप्लाई में कौन कौन सी आती है, होली एग्जाम कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो हम एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़े, उसके अंदर जो जो ट्रांजेक्शन आती है उन्हें कंसिडर करते हैं होली एग्जाम। उसके बाद है निल रेट, ऐसी ट्रांजेक्शन जिन पे GST तो लगता है लेकिन GST का रेट जो भी लगता है वो 0% लगता है।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड चीज आती है जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपके आती है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उन्हें कंसिडर करते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इन सबको इंक्लूड किया जाता है हमारे एग्जाम सप्लाई में। और एग्रीगेट टर्नओवर में हमारी सारी टर्नओवर आती है, याद रखना, टैक्सेबल भी आएगी, एग्जम्प्ट भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएंगी। उसके बाद हमारे एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो हमने अगर मान लो कोई इनवर्स परचेज करी, मतलब हमने कोई परचेज करी है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमारे ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है, तो उसे एक्सक्लूड किया जाता है। ऐसी इनवर्स सप्लाई, क्योंकि देखो वो सेल्स नहीं है, वो परचेज है। इनवर्स सप्लाई जिसपे आरसीएम में हमारे ऊपर लायबिलिटी आती है, उसे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, कोई भी जीएसटी का कंपोनेंट होता है उसे हम इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये याद रखना, कंपोजिशन स्कीम में ये पॉइंट कहीं पे भी दिखे हर जगह एक्सक्लूड कर देना। कहीं पे पूरे कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में ये वाला जो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट हर जगह एक्सक्लूड होगा, कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो एग्रीगेट टर्नओवर की आपको डेफिनेशन समझ आ गई। एग्रीगेट टर्नओवर में हम सारी टर्नओवर्स इंक्लूड करते हैं, आपकी टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोर्ट हो, सब इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड क्या करेंगे, एक तो जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड करेंगे, ऐसी परचेजेस जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमारी लायबिलिटी आती है उसे एक्सक्लूड कर देंगे। और थर्ड हमारा अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट रिसीव हुआ है तो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गई हमारी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 1.5 करोड़ थी, तभी आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कब तक ले सकते हो, जब तक आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करती। अब इस पॉइंट में एक पॉइंट और है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जो मैंने आपको ये 8 स्टेट्स याद कराए थे, ये जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इनके केस में ये जो टर्नओवर है वो 75 लाख की देखी जाएगी, 1.5 करोड़ की नहीं देखी जाएगी। यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल्स। सपोज करो मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में और एक ब्रांच है मेरी नागालैंड में। नागालैंड हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। दिल्ली से मैं करती हूँ टैक्सेबल सप्लाई और नागालैंड से भी मैं करती हूँ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है जी। यहाँ से हमारी टर्नओवर है 40 लाख की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारी टर्नओवर है 40 लाख की और यहाँ से भी है 40 लाख की। क्या मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकती हूँ, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी टर्नओवर हो गई है 80 लाख। क्या मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकती हूँ? मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो हमें थ्रेशोल्ड देखनी है वो 75 लाख की देखनी है और नागालैंड हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। तो हमारा एक भी स्टेट अगर कंपोजिशन से बाहर, अब 80 लाख अगर हमारी टर्नओवर हो गई तो नागालैंड हमारा कंपोजिशन से बाहर, एक भी स्टेट हमारा कंपोजिशन से बाहर तो सारे स्टेट कंपोजिशन से बाहर, तो मुझे इन दोनों स्टेट के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, एक और पॉइंट देखते हैं। मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में, दूसरी है नागालैंड में। ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मेरी टैक्सेबल सप्लाई करती थी मैं दिल्ली से, जहां से टर्नओवर थी मेरी 40 लाख। सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं। और नागालैंड से मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई करती थी। मैं क्या करती थी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई करती थी और वहां से मेरी टर्नओवर थी 40 लाख। यहाँ पे भी हमारी टर्नओवर हो गई 80 लाख। क्या हम इस केस में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ यस, इस केस में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो? आप कहोगे मैम कैसे, ये कैसे हुआ? देखो, जो हमारी नागालैंड की ब्रांच है उससे हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। जब भी हमारी कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, तब आपको ध्यान रखना है क्या उस स्टेट से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर हम उस स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करेंगे तभी हमारी जो थ्रेशोल्ड है वो 75 लाख की देखी जाएगी, तभी थ्रेशोल्ड 75 लाख की कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज अगर हमारी कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है जिससे हम टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, तो उसे एग्रीगेट टर्नओवर में तो ऐड करेंगे, लेकिन थ्रेशोल्ड देखेंगे 1.5 करोड़ वाली। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ध्यान से दोबारा मेरे साथ सुनो, बहुत ध्यान से ये पॉइंट सुनो। अगर आपकी कोई भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, और उससे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपकी जो कंपोजिशन स्कीम के लिए थ्रेशोल्ड देखी जाएगी वो 75 लाख की देखी जाएगी। लेकिन आपकी कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है जिससे आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हो, तो उस केस में जो आपकी थ्रेशोल्ड है वो 1.5 करोड़ की ही देखी जाएगी। ये याद रखना, ये वाला जो अमाउंट है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा,
क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया एग्रीगेट टर्नओवर में तो सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन मेन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हम थ्रेशोल्ड कौन से देखेंगे, 1.5 करोड़ की देखेंगे या 75 लाख की देखेंगे। अगर आपकी कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तभी 75 लाख वाली देखना। अदरवाइज आपकी कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है जिससे कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती, तो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ वाली ही देखी जाएगी, सॉरी थ्रेशोल्ड जो है 1.5 करोड़ वाली ही देखी जाएगी। यहाँ तक सिंपल है, पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। अब चलते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन है हमारी इंगेज इन। जो भी हमारी कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं वो हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज होने चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंगेज नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर लेटर ऑन गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, गवर्नमेंट ने कहा आप सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो, लेकिन इन दोनों अमाउंट में जो हायर होगा उतने की ही आप सर्विस सप्लाई कर सकते हो। कितने की सर्विस सप्लाई कर सकते हो? 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सपोज करो मेरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 90 लाख का था, तो उसका 10% 9 लाख हो जाएगा। तो 9 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 9 लाख तक की सर्विसेज में अलाउड है मुझे देनी। इससे ज्यादा की अगर मैंने सर्विसेज देती हूँ तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेट्स ऑफ जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम में हमारे जीएसटी के रेट क्या लगते हैं? मैन्युफैक्चरर के ऊपर 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी लगता है। किसका? टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जाम्प्ट या निल रेट, तीनों चीजें कंसिडर की जाती हैं, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो होती है वो वाली चीज कंसिडर नहीं करी जाती। नॉन टैक्सेबल कौन सी होती है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जो 6 चीजें होती हैं वो इंक्लूड नहीं करी जाती। भैया ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से इंक्लूड करना। वो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जो हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं उसमें तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम ये जीएसटी का रेट निकालते हैं, जीएसटी का रेट कैलकुलेट करते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। किस किस का देखना है? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, किसका? टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट और निल रेट, इन तीनों का टोटल करेंगे तब उसका 0.5% कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका केटरिंग का बिजनेस है, केटरिंग एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, सेम इसी का टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जाम्प्ट और निल रेट। और यहाँ पे अगर आप ट्रेडर हैं तो 0.5% एसजीएसटी, 0.5% सीजीएसटी, किसका? टैक्सेबल सप्लाई का, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आएगा ट्रेडर के केस में। ये तीनों रेट्स याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है नॉट एंगेज इन। जो भी हमारे कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं वो एंगेज नहीं होने चाहिए किस चीज में? इन एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होने चाहिए। अगर वो लोग इन एक्टिविटीज में एंगेज है तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले है सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज करो कोई पर्सन है जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ही सप्लाई करता है, तो उसे कंपोजिशन स्कीम लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मैं हूँ दिल्ली में और मुझे कोई सामान भेजना है तमिलनाडु में, मुझे सेल्स करनी है। अगर मुझे तमिलनाडु को सामान भेजना है तो अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम लेना चाहती हूँ तो मुझे इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकती मैं, तो मुझे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब याद रखना कि मैं अगर मान लो मुझे गुजरात से कुछ सामान मंगाना है, मुझे परचेज करनी है, मुझे इंटर स्टेट परचेज करनी है, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई करनी है, तो मैं कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ, परचेज में कोई दिक्कत नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकती, मतलब सेल्स नहीं कर सकती इंटर स्टेट। ठीक है जी। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आप नहीं कर सकते, परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि अगर आप कोई गुड सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तब तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तब आप नहीं ले सकते। अगर आप कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तब आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप कोई गुड सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीटीपी और एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर मैन्युफैक्चरर हो, याद रखना मैन्युफैक्चरर लिखा है, ट्रेडर नहीं लिखा। अगर आप ट्रेडर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इन आर्ट प्रोडक्ट्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। ट्रेडर हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे? आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एग्रीगेट्स एंड ब्लॉक्स, ब्रिक्स फॉर फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। बेसिकली देखो ऐसे कैसे याद रखना है इसे। सबसे पहले तो देखो
सबसे पहले आइसक्रीम तो आपको याद करना पड़ेगा कि एक है प्रोडक्ट आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पान मसाला से रिलेटेड, मतलब टोबैको से रिलेटेड, पान मसाला और टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये सारे एक साथ क्लब हो गए। उसके बाद ये जो 4 चीजें हमारी ब्रिक्स से रिलेटेड है, जो हमारी ब्रिक्स वगैरह यूज होती है ना, फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गई, ब्रिक्स फॉर फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, या फिर हमारी जो टाइल्स होती है, जो वॉल्स पे और फ्लोर्स पे टाइल्स लगती हैं, वो सारी टाइल्स। तो ये 4 पॉइंट्स तो ब्रिक्स से रिलेटेड हो गए। और एक हमारे पास हो गया एरेटेड वाटर। तो ये 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर हो, क्या हो, आप इनके मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनके ट्रेडर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। इसके साथ पहले आगे चलने से पहले इसके साथ हमने अपनी कंपोजिशन स्कीम जो 1 है वो पूरा पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने देखा कंडीशंस क्या क्या है, एंगेज किस में होने चाहिए, हमारा रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा, और हमारे हम किस में एंगेज नहीं होने चाहिए। इस चार्ट के साथ मैंने आपको पूरी कंपोजिशन स्कीम जो अंडर सेक्शन 10(1) आती है वो पूरी कवर करा दी है। इसे हमने अब आराम से बोला था कंपोजिशन स्कीम 1। पूरी कंपोजिशन स्कीम इसी चैप्टर में कवर है, सॉरी इसी पेज पे कवर है। आप इस चार्ट को ध्यान से पढ़ लेना, आपकी पूरी कंपोजिशन स्कीम 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा कंपोजिशन स्कीम 2 जो आता है अंडर सेक्शन 10(2)(a), जिसे हम बोलेंगे प्यार से कंपोजिशन स्कीम 2। देखते हैं कि करके कंपोजिशन स्कीम 2 की कंडीशंस क्या क्या है। कंपोजिशन स्कीम 2 लेने की सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लेस देन इक्वल्स टू 50 लाख होने चाहिए। कंपोजिशन स्कीम 1 में हमारी टर्नओवर क्या थी, 1.5 करोड़ हम देखते थे, और हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हम देखते थे 75 लाख, लेकिन यहाँ पे हमारी है 50 लाख। आपकी जो भी हमारी आपके एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो लेस देन 50 लाख होनी चाहिए। तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, और जब तक ले सकते हैं जब तक आपके करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं कर सकती, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि जो हमारे जो पर्सन है वो एलिजिबल नहीं होने चाहिए कंपोजिशन स्कीम 1 के लिए। मतलब अगर आप कंपोजिशन स्कीम 1 ले सकते हैं तब तो आप कंपोजिशन स्कीम 1 ही लेंगे, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम 1 लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई भी 4 कंडीशंस है, ये 4 कंडीशन में कोई सी भी आप कंपोजिशन स्कीम 1 की सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तभी आप कंपोजिशन स्कीम 2 की तरफ जा सकते हैं। अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या आप कंपोजिशन स्कीम 1 के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जनरली क्या होता है, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, सेकंड वाली, इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है। तो ओनली गुड्स वाली जो कंडीशन है, जनरली ये वाली ब्रीच हो जाती है, लोग ये वाली सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, तभी वो कंपोजिशन स्कीम 2 पे जाते हैं। ठीक है जी। कंपोजिशन स्कीम 2 की पहली 2 कंडीशंस क्या है कि आप कंपोजिशन स्कीम जो 1 है उसके लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए, और आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है एंगेज इन, आप सर वहां पे आप कंपोजिशन स्कीम जो 1 पढ़ा था उसमें आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करने चाहिए, और सब जो सर्विसेज थी उनके लिए एक लिमिट दे रखी थी कि इतनी ही सर्विस आप सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज कुछ भी सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जीएसटी रेट कितना है, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, किसका, टैक्सेबल सप्लाई, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर किया जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है नॉट एंगेज इन सब में एंगेज नहीं होने चाहिए, ये पॉइंट वहां से सेम है। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इनवर्ड सप्लाई कर सकते हैं। सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, गुड सप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीटीपी एनआरटीपी नहीं होने चाहिए आप, और आप इन 8 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल सेम कंडीशन है वहां से। इसके साथ हमने पढ़ लिया कंपोजिशन स्कीम 2। देखो कंपोजिशन स्कीम 1 अगर आपने समझ लिया ना, ये तो बहुत छोटा सा है। कंपोजिशन स्कीम 2 जो है आप लोगों के लिए पीस ऑफ केक है। अगर आपने कंपोजिशन 1 जो है वो ध्यान से समझ लिया, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि कौन सी चीज कब इंक्लूड करी जाती है, कब एक्सक्लूड करी जाती है, थ्रेशोल्ड कब 75 लाख की देखी जाती है, कब 1.5 करोड़ की देखी जाती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बच्चे को लगता है कि वो जो क्वेश्चन है ना वो सही करके आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं इस चैप्टर क्वेश्चन। तो गलती नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट टू रिमेंबर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, वो पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जल्दी से इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ टू रिमेंबर जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है वहां पे, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखा है कि जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, जो हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, उन्हें हम अपने एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट करते हैं, लेकिन जब जीएसटी का रेट कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे इन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, एक क्लैरिफिकेशन है कि जो बेकरी होती है जिनके साथ ईटिंग स्पेस जो है वो अटैच होता है, तो उन्हें रेस्टोरेंट सर्विसेज में काउंट किया जाता है, और उनके ऊपर जो कंपोजिशन स्कीम का रेट आता है वो 2.5% वाला आता है। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपके क्लाउड किचन है, सेंट्रल किचन है, तो उन्हें भी रेस्टोरेंट सर्विसेज में ही कंसीडर किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट ही मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट एंड एडवांसेस एक्सक्लूडेड एवरीवेयर इन कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस दिखे, एक्सक्लूड कर देना, इंक्लूड मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम लेने का प्रोसीजर क्या होता है? अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आप जब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे उसी में कंपोजिशन स्कीम पे टिक कर दोगे, और जिस दिन आपका जो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम में ही आओगे। लेकिन अगर आप मान लो रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन अब आप ऑप्ट करना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम, आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो आपको बिफोर बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करने पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को, और जिस दिन जब फाइनेंशियल स्टार्ट होगा तब से आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे। ये चीज याद रखना, कंपोजिशन स्कीम में अगर आपको आना है तो आपको बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही आना पड़ेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट आप कभी भी ले सकते हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगर जब भी आप इनएलिजिबल हो गए कंपोजिशन स्कीम के लिए, सपोज अभी तक आप कंपोजिशन स्कीम आपने ले रखी थी, लेकिन अब आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गई है, अब जिस दिन आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस करी है, जिस दिन आप इनएलिजिबल हो गए कंपोजिशन स्कीम के लिए, उसके 7 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन इनएलिजिबल हुए उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं उन्हें जीएसटीआर CMP 08 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है क्वार्टरली 18th ऑफ एवरी मंथ, नेक्स्ट मंथ। मतलब सपोज करो हमारा जो क्वार्टर था वो था मार्च अप्रैल एंड मई, ये वाला क्वार्टर था हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर था। इसकी जो हमें 18 जून जो आएगा, मतलब मई के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा 18 जून तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। क्वार्टरली रिटर्न जाती है और फॉर्म का नाम है CMP 08, GST CMP 08। ये रिटर्न चैप्टर जब पढ़ेंगे मैं दोबारा पढ़ाऊंगी ये वाला पॉइंट, लेकिन एज ऑफ नाउ आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे दिया है। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसी तरह आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन मिलेगी, सारे चैप्टर्स की रिवीजन इसी चार्ट फॉर्मेट में मिलेगी। ये चार्ट्स इतने सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए कि आप 1 डे बिफोर एग्जाम सारे चार्ट्स पढ़ सकते हैं, जीएसटी के भी और डायरेक्ट टैक्स के भी। ऋत्विक सर ने डायरेक्ट टैक्स के आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई किए हैं चार्ट्स, तो प्लीज इन रिवीजन वीडियोस का और इन नोट्स का पूरा बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।